नमस्कार। पिछले वीडियो में हम ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में बात कर रहे थे, एक्सक्रीशन के टॉपिक के अंदर कि ऑस्मो रेगुलेशन या जल परासरण नियमन क्या होता है। क्योंकि किसी भी एनिमल्स को अपने एनवायरनमेंट से एडजस्ट करने के लिए उसको ऑस्मो रेगुलेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि फ्रेश वाटर एनिमल्स में एक एनिमल्स था अमीबा, यानी अमीबा के अंदर किस प्रकार से, चूँकि अमीबा एक इस प्रकार के वातावरण में रहता है जो कि हाइपोटेनिक मीडियम है, यानी अल्प परासरणी माध्यम में रहता है। और पिछली बार हमने देखा अमीबा प्रोटिस्ट के अंदर कि अल्प परासरणी मीडियम के अंदर चूँकि बाहर पानी की सांद्रता ज़्यादा है और अंदर की ओर जंतु के अंदर पानी की सांद्रता कम है, इसलिए पानी अंदर की ओर आता है। पिछली बार हमने ये देखा कि अमीबा के अंदर इस समस्या का समाधान करने के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल थी, जो कि पहले छोटी हो रही थी और उसके बाद में बड़ी हो रही थी। इस बड़े वाले पार्ट को हमने कहा था डायस्टोल, और जब ये छोटी होकर फूट जाती थी इसको हमने कहा सिस्टोल। यानी वहाँ जो छोटे एनिमल्स है उन एनिमल्स के अंदर परासरण नियमन को रेगुलेट करने के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या रिक्तिका पाई जाती है। और हमने ये भी देखा कि जो भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या सीवी है, उसके चारों तरफ विभिन्न प्रकार के एनर्जी पैकेट्स या माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ इस प्रोसेस के अंदर दे आर एक्टिवली पार्टिसिपेट, एनर्जी यूज होती है और एनर्जी यूज होती है या एटीपी का इस्तेमाल होता है। ये था हमारे पास में अमीबा। अमीबा के अंदर एक ही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है। अब हम कुछ और एनिमल्स में देखते हैं कि किस प्रकार से उनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन होता है। एक और हमारे पास में एक प्रोटोजुअंस है जिसका काफ़ी बार क्वेश्चंस आता रहता है, वो प्रोटोजुअंस है सीलिएट्स। एक सीलिएट्स है जिसको हम जानते हैं पैरामीशियम। स्लीपर एनिमल क्यों जानते हैं? पैरामीशियम के नाम से। इस पैरामीशियम के अंदर इसको मेंटेन करने के लिए दो प्रकार की पैरामीशियम चूँकि सीलिएटा का सदस्य है तो ये एक प्रकार का सीलिएट्स है। इस पैरामीशियम के अंदर दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। ध्यान दीजिए, दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है या दो संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। एक को हम कहते हैं एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और दूसरी जो होगी उसको कहेंगे हम पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। हमने पिछले चैप्टर में ये देखा था कि प्रोटोजुअंस के अंदर अमीबा है और उसके अंदर इस ऑस्मो रेगुलेशन को कंट्रोल करने के लिए केवल एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, जबकि यहाँ सीलिएट्स के अंदर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज 2। एक हमारे पास में एंटीरियर है और दूसरी हमारे पास में पोस्टीरियर। तो ऐसा किस लिए है? यहाँ ऐसा क्या आवश्यकता पड़ गई कि हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को दो लाना पड़ गया? इस दो लाने का मतलब ये हुआ कि ये जंतु खुद एक्टिव है, यानी ये ज़्यादा एक्टिव होने के कारण, ध्यान दीजिएगा, किसी भी एनिमल्स की एक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर जितना भी साल्ट की कंसंट्रेशन है या लवणों की जो सांद्रता है यहाँ बढ़ती जाएगी और जो पानी की सांद्रता है वो कम होती जाएगी। पैरामीशियम की बॉडी के अंदर चूँकि ज़्यादा एक्टिवनेस होने के कारण यहाँ पर लवणों की सांद्रता बढ़ती जाएगी और पानी की मात्रा कम होती जाएगी। इसके कंपैरेटिव में हम जानते हैं कि बाहर की तरफ जो पानी का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा हाइपोटोनिक मीडियम के अंदर, और साल्ट का कंसंट्रेशन वो कंपैरेटिवली क्या है, कम है, जिसके कारण से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पानी का मूवमेंट होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, या पानी की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ पानी जाएगा, जिसके कारण से इसके शरीर के अंदर ये जितना एक्टिव होगा, यानी वो सभी प्रोटोजुआंस जो ज़्यादा एक्टिव होते हैं उनके अंदर बाहर से ज़्यादा पानी आएगा,
और ज़्यादा पानी आएगा तो उनको निकालने के लिए भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की व्यवस्था 2 हुई है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है एसर्शन रीजनिंग के अंदर, कथन और कारण के अंदर, कि पैरामीशियम जो है उसके अंदर 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्यों पाई जाती है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम है ऑस्मो रेगुलेशन करना या जल नियमन करना, और ये जंतु ज़्यादा एक्टिव है, और इस प्रकार के जंतुओं के एक्टिवनेस के कारण से पानी भी ज़्यादा आएगा, जिसके कारण से 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। एक हमारे पास में अग्र कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है संकुचनशील रिक्तिका, और दूसरी हमारे पास में है पश्च कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या पश्च संकुचनशील रिक्तिका। ये हो गया हमारे पास में प्रोटोजोन्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर। नेक्स्ट है हमारे पास में वेरियस टाइप ऑफ फिशेज। मछलियों के अंदर किस प्रकार से ऑस्मो रेगुलेशन होता है, और वो भी कौन सी? कार्टिलेजिनस फिशेज, कार्टिलेजिनियस फिशेज। उपास्थल मछलियों के अंदर किस प्रकार से होता है? उपास्थल मछलियों के अंदर किस प्रकार से ऑस्मो रेगुलेशन होता है? अब इस उपास्थल मछली, चूंकि ये फ्रेश वाटर है और यहाँ पर जो भी पानी पाया जाएगा उसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट देखते हैं हम। चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो हाइपोटोनिक मीडियम होने के कारण यहाँ पर पानी की सांद्रता क्या है? ज़्यादा है, और कंपैरेटिवली सॉल्यूट की जो सांद्रता है वो क्या है? कम है। और यहाँ इसकी बॉडी के अंदर देखें तो यहाँ बॉडी के अंदर पानी की जो सांद्रता है वो कंपैरेटिवली कम है, और जो सॉल्यूट है उसकी जो सांद्रता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। कंपैरेटिव का मतलब है वातावरण की तुलना के अंदर यहाँ पानी बाहर ज़्यादा है और अंदर की साइड में पानी की मात्रा कम है। हम किसी कार्टिलेजिनस फिशेज के अंदर देखते हैं कि उनके अंदर किस प्रकार से ऑस्मो रेगुलेशन होता है। मान लीजिए कि हमारे पास में कोई उपास्थल मछली है, तो उपास्थल मछली ऑस्मो रेगुलेशन किस प्रकार से करती है? क्योंकि वहाँ पर एक समस्या है कि बाहर से जितना भी पानी मॉलिक्यूल्स है वो इसकी बॉडी के अंदर जाएगा। चूँकि इसके पास में 2 समस्याएं, एक तो हमारे पास में समस्या सबसे पहली है मेंटेन द शेप। किसी भी जंतु को अपना आकार फिक्स रखना है ताकि उसका आकार बिगड़े नहीं। ऐसे यदि पानी अंदर आता रहा तो उस कंडीशन में आकार क्या हो जाएगा? ब्रस्ट हो जाएगा, फूट जाएगा, आकार मेंटेन नहीं रहेगा। पहली समस्या हमारा मेंटेन द शेप। अब इसी प्रकार से पानी आता रहा तो उसका हम ऑस्मो रेगुलेशन किस प्रकार से करेंगे, वो हमारे पास में पार्ट है। इस प्रकार की मछलियों के अंदर इस समस्या के समाधान के लिए हमारे पास में निम्न उपाय है। नंबर 1, ये डाइल्यूट यूरिन पैदा करती है। डाइल्यूट यूरिन का मतलब हो गया हमारे पास में अल्प परासरणी या जिसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा हो, उसको कहेंगे हम डाइल्यूट यूरिन। चूँकि बाहर से पानी ज़्यादा आ रहा है और जितना ज़्यादा पानी आएगा उस कंडीशन के अंदर हमारी बॉडी में यदि पानी ज़्यादा है तो हमें पानी को एब्जॉर्ब करने की आवश्यकता नहीं होती है और हम यूरिन के अंदर पानी को बाहर निकाल देंगे। इसलिए यहाँ पर डाइल्यूट यूरिन या तनु प्रकार का मूत्र का उत्सर्जन होगा। दूसरा हमारे पास में एक ग्लोमेरुलर किडनी। हम जानते हैं कि ग्लोमेरुलस या किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स का पहला जो पार्ट है, ध्यान दीजिए, हमारे पास किडनी में ग्लोमेरुलस या नेफ्रॉन्स होता है जहाँ पर कि ये फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है नेफ्रॉन्स में। वहाँ पर इन मछलियों के अंदर ग्लोमेरुलस की प्रक्रिया नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर वर्ड दिया गया ए ग्लोमेरुलर किडनी। यहाँ पर ग्लोमेरुलस इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है जिसके कारण से वापस पानी का एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। क्योंकि हमारे पास में क्या समस्या है, पानी हमारे पास में बाहर से ज़्यादा आ रहा है, इसलिए पानी को हमें बाहर से बाहर निकालना है, एब्जॉर्प्शन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं करेंगे। यदि इसके एलिमेंट्री कैनाल में यदि देखा जाए और यहाँ पर हमारे पास में है किडनी, तो किडनी के अंदर यहाँ हम पानी जितना भी है साल्ट का तो हम एब्जॉर्प्शन करेंगे, और जो पानी है पानी को हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, यानी इसका एब्जॉर्प्शन कम होगा। यानी पानी हमारे पास में ज़्यादा आ रहा है, उस कंडीशन के अंदर हम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पानी बाहर निकालेंगे, यानी एक्टिवली। अगला देखिए, चूँकि
यहाँ पर यदि ऐसा ही रहा और पानी यदि बाहर जा रहा है तो हमारे पास भी एक नई समस्या हो गई कि यहाँ पानी को रोकने का उपाय किया जाए। साल्टी फूड एंड साल्टी अपटेक बाय गिल्स। चूंकि ये हाइपोटोनिक मीडियम है, यदि इसके पास में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई, इसका सॉल्यूट कंसंट्रेशन सही नहीं हुआ, तो बाहर से पानी आता ही रहेगा। उस कंडीशन में ये उस पानी के साथ में कुछ साल्ट भी बाहर चले जाते हैं यूरिन के साथ में, और उस साल्ट को मेंटेन करने के लिए ये मछली एक प्रकार का साल्टी फूड को ज़्यादा से ज़्यादा खाती है ताकि शरीर के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन मेंटेन रहे या विभिन्न प्रकार के लवणों की सांद्रता मेंटेन रहे। दूसरा है साल्ट अपटेक बाय गिल्स। सबसे इम्पोर्टेंट है कि विभिन्न टाइप के जितने भी साल्ट हैं उसको एक्टिवली इसके अंदर एटीपी खर्च करके साल्ट को ये जमा करती है गिल्स के अंदर। साल्ट में जमा करने से क्या होगा कि यहाँ अंदर की सांद्रता मेंटेन रहेगी, तो बाहर से पानी कम आ पाएगा। तो हमारे पास में हो गया साल्टी फूड खाती है, और दूसरा जो है वो गिल्स को एक्टिवली या सक्रिय रूप से ऊर्जा खर्च के विभिन्न प्रकार के जितने भी सॉल्ट है या मिनरल्स है उनको मेंटेन करती है, अपने अंदर की तरफ लेने का काम करती है। अपटेक ऑफ साल्ट बाय गिल्स, एक्टिवली एब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl। यदि ग्लोमेरुलस के अंदर या किडनी के अंदर चूंकि पानी के साथ साथ साल्ट भी निकल जाता है, तो जितने भी NaCl है या साल्ट है वो किडनी के अंदर साल्ट बाय किडनी एक्टिवली एब्जॉर्ब, किडनी के द्वारा साल्ट को एक्टिवली एब्जॉर्ब किया जाएगा। यानी पानी को तो निकाला जाएगा लेकिन साल्ट को हम क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। यूरिन जो होगा हाइपोटोनिक होगा। यूरिन हाइपोटोनिक का मतलब क्या हुआ, इनके अंदर पानी की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि बाहर से पानी प्रवेश कर ही रहा है। डाइल्यूट यूरिन का है या यूरिन हाइपोटोनिक का है, एक ही बात है, क्योंकि पानी शरीर के अंदर बाहर से ज़्यादा आ रहा है। जितना ज़्यादा बाहर आएगा हम उतना ही पानी बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। दैट इज़ एन यूरिन हाइपोटेनिक, यानी पानी की मात्रा ज़्यादा है। बॉडी कवरिंग बाय प्रोटेक्टिव परमिएबल। कार्टिलेजिनस फिशिल्स के अंदर हम जानते हैं कि यहाँ पर बॉडी के चारों तरफ विभिन्न प्रकार के स्केल्स पाए जाते हैं या सल्क पाए जाते हैं, स्केल्स या सल्क पाए जाते हैं जो कि इम्परमेबल टू वाटर होते हैं, यानी जल के लिए अपारगम्य होते हैं, ताकि पानी बाहर से यदि गिल्स के बाद में स्केल्स लगे हुए हैं तो वो पानी को अंदर आने के लिए रोकते हैं, ताकि कम से कम उसके अंदर पानी अंदर की साइड में आ सके। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी कवरिंग इज प्रोटेक्टिव इम्परमेबल, या पानी के लिए अपारगम्य होती है जिससे कि बाहर से पानी अंदर की साइड में कम से कम आए। नेक्स्ट अनदर इज नो यूरिनरी ब्लैडर्स। कोई प्रकार का मूत्रा से नहीं पाया जाता, इनके अंदर मूत्रा से नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है, क्योंकि मूत्रा से तो उन जंतुओं के अंदर ज़रूरत पड़ती है जिसके अंदर पानी कुछ समय तक स्टोर करना पड़ता है और जिसके अंदर पानी को वापस एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी चाहिए, इसलिए वहाँ पर हमें स्टोरेज डिवाइस चाहिए या हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम है मूत्रा से चाहिए। अब यहाँ पर चूंकि हमको पता है कि बाहर से पानी ज़्यादा आ रहा है और पानी हमको पहले से ही क्या करना है, बाहर निकालना है। हम यह देख चुके हैं हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक या पानी की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए हमारे को किसी प्रकार के यूरिनरी ब्लैडर की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट, धन्यवाद।